वेडनेसडे के साथ और महिला दर्शकों और निवेशकों के सवालों पर हमारा फोकस होगा। समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सेस सिक्योरिटीज़, मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग आज हम कराएंगे और पहला सवाल हम लेंगे अस्मिता सिंघानिया का। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए सवाल भेजा है और कॉर्पस जमा करना चाहती हैं 10 साल में लगभग 5 करोड़ का। किस फंड में ये पैसे डालें, कैसे अपने निवेश की शुरुआत करें, ये इनका सवाल है। असम से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। अस्मिता अगर फ़ोन लाइन पर होती तो इनसे और भी हम बातचीत कर पाते, लेकिन 10 साल में किसी को अगर 5 करोड़ इकट्ठा करने हो तो आपके मुताबिक कितना उनको हर महीने का निवेश करना होगा? समीर। तो कविता जी, पहले तो आज मुझे आपके शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। अब आते हैं अस्मिता जी के सवाल पर। अस्मिता जी को 5 करोड़ 10 साल में इकट्ठा करना है, थोड़ा अग्रेसिव टारगेट है। अगर आप अग्रेसिव टारगेट लेंगे तो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे अब अस्मिता जी के पास दो ऑप्शन है। पहला, अगर वो 2,20,000 रुपए का एसआईपी एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं तो अगले 10 साल में उन्होंने जो अपने लिए लक्ष्य रखा है 5 करोड़ का, वो आराम से हासिल कर पाएंगे। और दूसरा, उनके पास एक ऑप्शन है, अगर 2,20,000 का एक साथ एसआईपी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो 1.5 लाख रुपए का एसआईपी स्टार्ट करें और हर साल उसको 10% से स्टेप अप करते हैं तो जो उन्होंने अपने लिए लक्ष्य रखा है 5 करोड़ का, वो आराम से हासिल कर पाएंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट जब करना होगा तो डेफिनेटली उनको पोर्टफोलियो के लिए स्कीम्स का सजेशन चाहिए होगा, तो वो हम आपको देते हैं। आप ये इन्वेस्टमेंट में आप जब ये 5 करोड़ का लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी ओर से थोड़े स्कीम के सुझाव है। पहला है निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, दूसरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, तीसरा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, चौथा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पांचवा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, छठा बंधन का स्मॉल कैप फंड और सातवां एक्सिस का मल्टी एसेट फंड। ये 7 स्कीम में आप अपना पोर्टफोलियो इक्वली, आपकी जो एसआईपी रहेगी वो इक्वली अमाउंट सारे फंड में डिवाइड करके आप अपना पोर्टफोलियो के लिए 5 करोड़ के लक्ष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इनको पोर्टफोलियो के लिहाज से जो फंड्स बताए हैं वो निपॉन इंडिया लार्ज कैप बताया है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बताया, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी, बंधन स्मॉल कैप और मल्टी एसेट आपने एसेट एक्सेस का बताया है। समीर, एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे आपसे। शुरुआत में ही इतने सारे फंड्स डाल देने हैं, क्योंकि हो सकता अभी इनकी निवेश राशि हमको पता नहीं है। यहाँ पे आपने बताया है हालांकि कि उनको जितना हो सके ज़्यादा एसआईपी करने की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर इतना वो नहीं शुरुआत कर सकती निवेश की, तो पहले कौन से फंड्स को डालें पोर्टफोलियो में? बहुत ही सही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आमतौर पे जब हम 2 लाख 2.5 लाख रुपए का एसआईपी की बात करेंगे तो 6-7 फंड में प्रॉपरली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बट अगर वो कम अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो पहला एक निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। दूसरा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड और चौथा फंड बंधन का स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड से भी अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो जब तक आप इतनी अमाउंट डाल पाएँ, जितना हो सके आपको शुरू करना है, जितने से हो सके आपको शुरू करना है, तो ये वो तमाम फंड समीर ने बताया जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। करिश्मा भटनागर का मैं सवाल लूँगी और ये भी यूट्यूब के ज़रिए ही सवाल है। समीर 25,000 पर मंथ ये डाल सकती हैं और बीओआई मल्टी कैप ये इनमें निवेश कर रही हैं इन तमाम फंड्स में। बड़ौदा बीएनपी का बिजनेस साइकिल है, यूटीआई का इनोवेशन फंड है, महिंद्रा मेन्यूलाइफ कंजम्पशन फंड है और इनका टारगेट है 10 साल तक निवेश करना और इनका गोल भी है वेल्थ क्रिएशन। तो करिश्मा जी को पहले उनका हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस किया। करिश्मा जी को पहला सुझाव रहेगा कि 4 फंड में से 3 फंड थीमेटिक फंड है। सो थीमेटिक फंड या सेक्टोरियल फंड आमतौर पे हम अपने पोर्टफोलियो में 10% से ज्यादा जनरली निवेश करने का सुझाव नहीं देते हैं, बिकॉज ये काफी हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं।
करिश्मा जी ने किसकी लाइक नो कैसे ये फंड सिलेक्ट किया, उनकी उनका लॉजिक क्या रहा होगा, क्या आइडियोलॉजी से किया है, वो हमें आइडिया नहीं है। बट जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो बहुत ही एग्रेसिव कैटेगरी में है। तो सुझाव ये रहेगा कि इतने सारे थीमेटिक फंड अपने पोर्टफोलियो में ना रखते हुए डेडिकेटेड फंड अपने पोर्टफोलियो में लाए, जिससे आपका पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलेगी और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो पहला सुझाव ये हमारी ओर से ये रहेगा कि इन थीमेटिक फंड के कंपेयर थीमेटिक फंड को रोके या हाल फिलहाल अगर कंटिन्यू रख रहे हैं, तो जब भी इन्वेस्ट किया होगा तो उनके पास एग्जिट स्ट्रेटेजी रही होगी। अगर वो एग्जिट स्ट्रेटेजी के आसपास है तो इसमें से निकले और डेडिकेटेड लार्ज कैप की तरफ जाए। अगर नहीं है तो थीमेटिक फंड का एक हमारी ओर से सुझाव ऑलवेज ये रहता है कि आप इसको प्रॉपरली क्लोजली ट्रैक करें। जैसे कंजम्पशन फंड है वो सेक्टोरियल फंड है। हालांकि गवर्नमेंट ने कंजम्पशन बढ़ाने के एस्पेक्ट से टैक्स रिजिम में जो बदलाव करे है, बट वो आते आते कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं है। अगर जब भी ऐसा कोई भी सेक्टर आप सेक्टरियल फंड या ऐसे थीमेटिक फंड में आप निवेश करते हो तो उसको क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है। अगर आप वो ट्रैक कर पा रहे हैं तो बने रहे, अदरवाइज सुझाव ये रहेगा कि आप उसको रिप्लेस करें निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ या बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ। ये तीनों फंड को आप रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप ये 25,000 रुपए का 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो करीबन 58 लाख रुपीस का आप एवं इकट्ठा कर पाएंगे, आप अमाउंट इकट्ठा हो जाएगी। बट अगर आप इसके अंदर एक स्मॉल ट्विक डालते हैं कि अगर आप हर साल उसको 10% से एन्युअली अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते हैं, तो करीबन 85 लाख रुपीस आपके इकट्ठा हो जाएंगे। तो स्मॉल ट्विक से भी आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं। सो करिश्मा जी, हमारी तरफ से सुझाव ये रहेगा कि पहला थीमेटिक फंड और सेक्टोरल फंड के को डेडिकेटेड फंड के साथ, डेडिकेटेड डाइवर्सिफाइड फंड के साथ रिप्लेस करें। और पॉसिबल है तो 10% से आप अपनी एसआईपी बढ़ाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा कर पाए। ऑलराइट, सो ये सवाल का जवाब, जहाँ पर इन्हें बदलाव तो करने ही हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन जितना हो सके जो बात यहाँ पर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को लेकर बोली गई है उसको थोड़ा सा गांठ बांध लें। अच्छा लगता है जब इस तरह की एक्सपीरियंस्ड विमेन इन्वेस्टर्स अपने सवाल हमें भेजती हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी समझ में आती है कि हम जो पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो रंग ला रही है। तो करिश्मा, ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि समीर ने आपको सही तरीके से गाइड किया है और आप इनकी गाइडेंस पर काम करें, पोर्टफोलियो में बदलाव करें। ईमेल के ज़रिए समीर एक सवाल लेंगे नीलू का, और कोलकाता से इन्होंने सवाल भेजा है। और 55 ईयर्स ओल्ड, 10 साल में कॉर्पस लगभग 30 साल तक 30 लाख तक करना है, और 10% तक ये टॉपअप भी कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को। निपॉन मल्टी कैप, पराग पारिक का इनके पास है, फंड का नाम नहीं पता, लेकिन मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है। आई एम अज्यूमिंग पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप होगा। वाइल्ड डिस्कवरी है इनके पास आईसीआईसीआई का, और साथ ही ब्लू चिप है इनके पास आईसीआईसीआई का। आई थिंक ये 1000 रुपये कर रही हैं सभी फंड्स में, जो इन्होंने जानकारी हमें दी है। तो फ़ोन लाइन पर हमारे पास एक बार फिर से नहीं है, बट कंसिडरिंग ये 55 इयर्स की हैं, हमें पता नहीं इन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी शुरुआत कब की है, लेकिन अब अगले 10 साल में यानी 65 तक इनको 30 लाख चाहिए। निवेश कितना बढ़ाना होगा? टॉपअप तो कर सकती हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप बताइएगा, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि इनकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, रिटायर क्या हो जाएंगी 5 साल में या नहीं होंगी, या इनके पास कोई और बैकअप है इनकम का, क्या ये पोर्टफोलियो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो हमारे पास नहीं है इनकी प्लानिंग के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप ये सब सिनेरियो ज़रा अज्यूम करके बताएं कि इनको क्या करना चाहिए। कि पहला हाल फिलहाल उनकी 5 डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में 1,000 रुपए की एसआईपी चल रही है और 35,000 रुपए का उन्होंने आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर हम ये और वो हर साल 10% से अपना एसआईपी अमाउंट
बढ़ाने की भी इच्छा रखते हैं, अगर ये सारी चीज अगर वो अगले 10 साल तक करते हैं तो करीबन 18 लाख रुपए तक का फंड इकट्ठा कर पाएंगे। हालांकि उनका टारगेट 30 लाख रुपीस इकट्ठा करने का है। तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपनी एसआईपी पहले 9,000 रुपए से बढ़ाए, यानी अभी जो 5,000 चल रही है उसको बढ़ा के 14,000 करें। दूसरा, नीलू मैडम को हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि आप उम्र के वो पड़ाव पे है जहां पे ज्यादा रिस्क कैटेगरी आपका इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा इक्विटी में है। जो आपने हमारे साथ शेयर किया है वो देख के बता रहा हूँ। ये सिचुएशन में जैसे जैसे आप उम्र में अपने आगे प्रोग्रेस करते हो, वो हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और बढ़ानी चाहिए। सो जैसे आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है और आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल ब्लू चिप का आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का ब्लू चिप फंड है। ये दो में लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट है, बट ये आपको सिर्फ 2,000 यानी आपके 5,000 में से सिर्फ 40% इन्वेस्टमेंट है। 55 साल से ऊपर जब आप एज में जाते हो तो सुझाव ऑलवेज ये रहता है कि ये अमाउंट कम से कम 50% से ज्यादा रहना चाहिए डेडिकेटेड लार्ज कैप में। सो पहला, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमें आपका आइडिया नहीं है, बट सुझाव ये रहेगा कि आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ाए, और जैसे जैसे आप अपने गोल के करीब आए वहां पे आपको एक्टिव फंड से निकल के पैसिव फंड्स जैसे इंडेक्स फंड या ईटीएफ में आपको इन्वेस्टमेंट करने का सुझाव रहेगा, जिससे आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलेगी और मार्केट की वॉलेटिलिटी में आपको थोड़ा बेहतर यानी थोड़ा कंफर्ट मिलता है। तो ये हमारी ओर से आपको सुझाव है नीलू जी। ओके, चलिए यहाँ पर मुझे एक और सवाल पूछना है। कई बार ऐसे होता है कि लोग हमें सारी डिटेल्स नहीं देते हैं समीर, जैसे कि नीलू के केस में भी हम देख रहे हैं। अज्यूमिंग कि इन्होंने 30 लाख अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस समझ लिया हो, अब ऐसे में तो डेफिनेटली ये हो सकता है हर सिनारियो में कम ही पड़ेगा। अगर 55 साल की उम्र में कोई महिला अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू करती है तो या तो आप इन्वेस्ट ज़्यादा करें, अगर आप इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर पा रही हैं तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को टाइम दें कम से कम, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड कर रही हैं। लेकिन 55 एज एन एज ग्रुप कितनी जल्दी या कितना लेट हो जाएगा आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, कंसिडरिंग कि आप अगले 10 साल में आपको शायद उन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कविता जी, आमतौर पे 55 इयर्स पे जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो ये बहुत ही लेट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज जनरली 60 इयर्स के आसपास आमतौर पे हमने देखा है कि लोग अपने फिक्स इनकम वाली जॉब या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ मूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिक्स इनकम आने के चांसेस कम होते जाते हैं। दूसरा, नीलू जी के केस में हमें ये नहीं पता है कि ये 30 लाख सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट पर्पस के लिए इकट्ठा कर रहे हैं या उन्होंने अपने कोई और फाइनेंशियल गोल के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक चीज हमें जाननी है। दूसरा, क्या ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 30 लाख के बेस पे अगर रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो ये बहुत ही कम अमाउंट कंसिडर की जाती है, बिकॉज 10 साल के बाद जब ये 30 लाख इकट्ठा करेंगे, अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं 7% के हिसाब से या 8% के हिसाब से, तो इसका वैल्यूएशन करीबन 20 लाख के करीब आज के 20 लाख के करीब पहुंच जाएगा। सो यहाँ पे अगर जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और पर्टिकुलरली रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो पहली चीज हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट में आप जो भी कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हो उसमें पहला पॉइंट कंसिडर करना है इन्फ्लेशन, और दूसरा पॉइंट कंसिडर करना चाहिए जब ये मैच्योर होगा तब टैक्सेशन क्या लगेगा। अगर आप दोनों चीज कंसिडर करके आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटायरमेंट के लिए आप हेल्दी कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। आमतौर पे कविता जी आपने ये पॉइंट छेड़ा है, तो हम आमतौर पे सारे निवेशकों को एक सुझाव देते हैं कि जैसे ही वो अपना अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो वो अर्निंग को 4 डिफरेंट बकेट में पार्क करना स्टार्ट करें। पहला बकेट होता है अपनी सेफ्टी का बकेट। सेफ्टी बकेट होता है कंटीजेंसी के लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा टर्म इंश्योरेंस लेना। राइट, ये पहले बकेट में पार्क होता है। दूसरा बकेट होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। जब आप अर्ली एज में रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो तो काफी कम अमाउंट से, जैसे अगर ये 10,000 रुपया
55 साल के एज में स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो उनको कॉर्पस कम मिलता है, बट अगर यही चीज अगर उन्होंने 25 साल में स्टार्ट करी होती तो 30 इयर्स के स्पैन में उनके पास अच्छा फंड इकट्ठा हो जाता है। तीसरा बकेट रहता है उनके जो वेरियस गोल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई, शादी, या घर खरीदना, या सबैटिकल लेके फर्दर स्टडी करना, जो भी है वो सारे गोल्स के लिए अपने फिक्स इनकम में से थोड़ा थोड़ा पार्क करें। और फोर्थ, जो एस्पिरेशनल गोल्स होते हैं, जैसे फॉरेन ट्रिप करना, लग्जरी कार बाई करना, या सुपर बाइक करना, ये सारे जो गोल्स होते हैं वो फोर्थ बकेट में कंसीडर करते हैं। तो ये हिसाब से अगर अपनी इनकम को प्रॉपरली बजट करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसा बोला जाता है कि फ्यूचर सिक्योर करते करते आज की लाइफ भी जी सकते हैं। तो अगर आप ये प्रॉपरली प्लानिंग करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ऑलराइट, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। आप थोड़ा सा 2 घूँट पानी पी लें और तब तक मैं दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ती हूँ। अंकिता का हम सवाल लेंगे और इनकी उम्र 28 साल की है और ये लगभग इन्होंने क्लियरली एक सवाल पूछा है जो कि गोल्ड ईटीएफ को लेकर है और लगातार इस पर बातचीत हम अपने शो पर करते आए हैं। और देखिए, अगर अंकिता एक निवेशक है तब तो इनको बोलना चाहेंगे कि आपने सही ज़रिया चुना है सोने में निवेश करने का। फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से सोना चांदी होना ही चाहिए। 1000 रुपये हर महीना जो है ये गोल्ड ईटीएफ में डालना चाहती हैं। समीर, सवाल आपसे ये है कि जितने भी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं सबका ये कहना है कि सोने के मुकाबले चांदी बेहतर विकल्प होगा। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ? फिलहाल अगर किसी को डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से कोई ये एसेट क्लास अपने पोर्टफोलियो में डालनी हो तो? सो कविता जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों एसेट जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दोनों ही बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट होराइजन कंसिडर करे जाते हैं। सिल्वर में अगर आमतौर पे देखा जाता है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, वेरस गोल्ड में वॉलेटिलिटी रहती है बट उतनी ज्यादा नहीं रहती है। गोल्ड के एस्पेक्ट से बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से बात करें, अगर आप शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे ये टाइम के लिए आप सिल्वर सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, तो यहाँ पे सुझाव ये रहेगा कि सिल्वर के ऊपर मैं प्रायोरिटी गोल्ड को दूंगा, क्योंकि गोल्ड थोड़ा स्टेबल एसेट क्लास है, राइट? अब आते हैं अंकिता जी के सवाल पे। सो अंकिता जी को आपने बहुत सही पहले ही पॉइंट कवर कर लिया कि अगर वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। अदरवाइज अगर उनका पोर्टफोलियो है, आमतौर पे हम गोल्ड ईटीएफ तब सजेस्ट करते हैं। गोल्ड को हम ऑलवेज एज अ ग्रेट हेजिंग टूल कंसीडर करते हैं, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम पे आमतौर पे देखा गया है कि जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो गोल्ड के प्राइस आमतौर पे देखा गया है कि वो कोरिलेशन के हिसाब से थोड़े ऊपर जाते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो को एक हेज करते हैं, राइट? दूसरा, गोल्ड के लिए मार्केट आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी भी गोल्ड को बाय कर सकते हैं, प्रीशियस मेटल है। आप धीरे धीरे, आप ऐसे भी आप एसआईपी के जरिए से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से वेल्थ प्रिजर्वेशन के कंसिडरेशन, अगर हम वेल्थ प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो हिसाब से बहुत सही निवेश है। और अगर अंकिता जी हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं है, अगर ये इन्वेस्टमेंट उनको हाई ग्रोथ यानी वेल्थ क्रिएशन के एस्पेक्ट से अगर ईटीएफ करना चाहती है, तो सुझाव ये रहेगा कि आपका अगर ये पहला इन्वेस्टमेंट है, तो सीधा सीधा गोल्ड ईटीएफ की तरफ ना जाते हुए पहला रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक इक्विटी एसआईपी स्टार्ट करें, और फिर उसको बैलेंस करने के लिए आप अब सेकंड एसआईपी या थर्ड एसआईपी गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर विस्तार से आपने बताया कि गोल्ड ईटीएफ बाय किया जा सकता है। कौन सा ईटीएफ आप रेकमेंड करेंगे वैसे, कि कोई सा भी लिया जा सकता है? बिकॉज गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस मार्केट ड्रिवन होते हैं तो इतना कोई खास फर्क नहीं है, आप कोई सा भी ईटीएफ ले लें, ऐसा है क्या? हाँ, आप आमतौर पे हम जब ईटीएफ की बात करते हैं तो उसमें लिक्विडिटी का क्राइटेरिया पहले देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ अवेलेबल है। बहुत सारे एएमसी के ईटीएफ है। काफी कोई कोई ईटीएफ ऐसा है जहाँ पे लिक्विडिटी की लो रहती है, तो वो सिचुएशन में जब आप एग्जिट करने जाते हो तो एक साथ एग्जिट नहीं होता है, तो हम हाई वॉल्यूम वाले जो ईटीएफ्स होते हैं वही सजेस्ट करते हैं।
जैसे गोल्ड का गोल्ड बीज है, आमतौर पे हम निवेशकों को वो बोलते हैं कि आप गोल्ड बीज से में अपना एसआईपी या इन्वेस्टमेंट करें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अश्विनी का मैं सवाल लेती हूँ। और इन्होंने अपना और अपने पति का पोर्टफोलियो जो है यहाँ पर दिया हुआ है। फंड्स बहुत सारे हैं समीर, मैं रीड आउट नहीं करूँगी। खैर, अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स इन्होंने ज़्यादा बेहतर दी है, तो आई थिंक इनके पोर्टफोलियो पर ही आप नज़र डालिएगा। बताइए कहाँ बदलाव। अश्विनी जी को पहले जो उनका क्वेश्चन था, उनको 4 से 6 करोड़ अगले 8 साल में इकट्ठा करना है, उस पे वो पॉइंट पहले कवर करते हैं कविता जी। तो जो उनकी करंट एसआईपी 56,500 की चल रही है और करीबन 22 22 का पोर्टफोलियो है। अगर ये एवरेज 12% से अगले 8 साल तक ग्रो करता है, तो करीबन 1.5 करोड़ के करीब अगले 8 साल में वो इकट्ठा कर पाएंगे। अगर हम उनके हस्बैंड का पोर्टफोलियो है, वो भी अगर हम कंसीडर करते हैं, जहाँ पे उनका लगभग पोर्टफोलियो वैल्यू 35 लाख है और 30,000 रुपीज का हर महीने एसआईपी कर रहे हैं। अगर हम ये दोनों पोर्टफोलियो दोनों पोर्टफोलियो कंबाइन करके भी हम रिटर्न कंसीडर करते हैं, तो करीबन 3 करोड़ के करीब फंड इकट्ठा हो रहा है। अगर उनको अपना जो फाइनेंशियल गोल रखा है 4 से 6 करोड़ का, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि 6 करोड़ अगर उनको इकट्ठा करना है अगले 8 साल में, तो पहले उनको अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। एसआईपी अमाउंट 1,25,000 तक उनको करना पड़ेगा और हर साल 15% से एनुअल स्टेप अप करते हैं। तो करीबन ये हम अस्मिता जी के पोर्टफोलियो की बात करें कि जहाँ पे वो अपना पोर्टफोलियो, अश्विनी जी का पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अगर वो अपने एसआईपी अमाउंट 1,25,000 करते हैं और उसको हर साल 15% से एन्युअली बढ़ाते हैं, तो करीबन उनके पोर्टफोलियो में 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। और उनके हस्बैंड का जो पोर्टफोलियो चल रहा है, वो पोर्टफोलियो को एज इट इज 30,000 रुपीज और पर मंथ कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंक्रीमेंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और 55 लाख रुपए का जो पोर्टफोलियो है वो कंटिन्यू रहता है। तो करीबन दोनों दोनों पोर्टफोलियो मिला के करीबन 5.5 करोड़ रुपए तक का फंड इकट्ठा हो पाएगा। अब आते हैं हम उनके पोर्टफोलियो पे। अश्विनी जी, आपने बहुत सारे फंड सिलेक्ट करे हुए हैं। सुझाव ये रहता है कि 6 से 7 फंड ही अपने पोर्टफोलियो में रखें। ज्यादा फंड रखने से आपका ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है और वो कहीं न कहीं आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट डालता है। हमने आपके पोर्टफोलियो में एनालिसिस किया, तो जो आपका लंप सम का पोर्टफोलियो, उसमें आपने 2 फोकस फंड में इन्वेस्ट किया है। हालाँकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 8 साल का है, बट फोकस फंड इक्विटी कैटेगरी के अंदर भी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बिकॉज़ ये फंड सिर्फ 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से ये थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि अगर आप 8 साल ही बाकी है, तो अगले 2-3 साल में आप इसको क्लोज़ली ट्रैक करें। और जभी भी आपको ऐसा लगे कि अगर ये आपके गोल के जब आप करीब पहुँचते हो, तो अब आपको फोकस इक्विटी में से निकल के आपको ब्लू चिप फंड यानी लार्ज कैप फंड में आपको मूव करना चाहिए। पहला सुझाव ये रहेगा। दूसरा, हमने सॉरी फॉर माय बैकथ्रॉट आपने फंड का सिलेक्शन काफी सही किया है, बट आपके पोर्टफोलियो में एक चीज जो हम सुझाव करना चाहेंगे कि आपने ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, जो है 2-2 ईटीएफ है। एचडीएफसी का स्मॉल कैप ईटीएफ है और मिराई का भी ईटीएफ आपने डाला हुआ है, जहाँ पे आप वीकली एसआईपी कर रहे हैं। अभी आपके पास 8 साल है। ये आमतौर पे हम सुझाव देते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के शुरुआत के सालों में एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करें, और जैसे आप अपने गोल के करीब पहुँचते हैं, वहाँ पे आप अपने एक्टिव फंड में से निकल के पैसिव फंड में जाएँ। एक्टिव फंड का रिटर्न कंपेयर टू पैसिव फंड थोड़ा ज्यादा होता है। सुझाव ये रहेगा कि आपको एज आप आज की डेट में आपके पास 8 साल है और आपको काफी फंड इकट्ठा करना है, तो सुझाव ये रहेगा कि आप पैसिव फंड में से निकल के एक्टिव फंड में जाएँ। ऑलराइट, चलिए, तो अश्विनी का ये सवाल हुआ और देवयानी की ओर मैं बढ़ती हूँ। देवयानी के सवाल में इन्होंने जो फंड्स डाले हैं अपने पोर्टफोलियो में, समीर, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, एचडीएफसी मिड कैप,
इन्वेस्को का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रो का वैल्यू डिस्कवरी है, एक्सिस का स्मॉल कैप है और सभी फंड्स में ये 10,000 रुपीज़ डाल रही हैं। अम, ये 10 साल से इन्वेस्ट कर रही हैं, आगे और 20 साल इन्वेस्ट कर सकती हैं। बताइएगा क्या करें? सो पहले तो देवेनी जी, हमने आपका पोर्टफोलियो केयरफुली एनालिसिस किया है। अब आपके पोर्टफोलियो में एक जो ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में दो दो स्मॉल कैप है। हालांकि दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जैसे हम इन्वेस्को स्मॉल कैप की बात करें तो उसका एयूएम रिलेटिवली स्मॉल है, और अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे रिसेंट पास्ट में उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। अगर ये कंटिन्यू अगर आगे अगले 6 महीने तक अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट ढूंढने चाहिए। दूसरा, दो स्मॉल कैप आपको पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं है। ये दो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो से ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट डालेगा। तो सुझाव ये रहेगा कि आप एक ही स्मॉल कैप फंड में बने रहें। अगर आज आप जैसे आप अभी 20 ईयर्स के लिए 50,000 रुपए का एसआईपी अगर कंटिन्यू रखते हैं और एवरेज 12% के करीब का रिटर्न जनरेट होता है, तो करीबन आप 5 करोड़ रुपए तक का फंड इकट्ठा कर पाएंगे। दूसरा, एक सुझाव यह है कि आपके पोर्टफोलियो में एक भी फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, और दो, हालांकि आपके पोर्टफोलियो में दो स्मॉल कैप फंड है, तो सुझाव ये रहेगा आप इसमें कोई भी एक में से निकल के अपने पोर्टफोलियो में पराग पारिक का फ्लेक्सी का फंड डालें। ये प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब जैसे जैसे आप अपने गोल के करीब आ रहे हैं, तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपने फंड को आपके रिस्क को बैलेंस करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में एक थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड या डेट कैटेगरी फंड में भी करें। और जैसा आपने बोला, आपका क्वेश्चन था कि अगले 20 साल के लिए फंड सही रहेंगे। तो देवेनी जी, ऐसा होता है कि आज हम जो भी फंड सुझाव देते हैं, ये आज के या प्रेजेंट कंडीशन में देखते हुए हम उनको सुझाव देते हैं कि आज वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्टर को उसके अंदर निवेश करने का सुझाव देते हैं। बट आज के जो टॉप रेटेड फंड है, जरूरी नहीं है आज से 5 साल के बाद भी वो टॉप रेटेड फंड रहेंगे। तो अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली साल में एक बार प्रॉपरली रिव्यू करें। अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्लोजली मॉनिटर करें। अगर उसका अंडर परफॉर्मेंस 1.5-2 साल के लिए कंटिन्यूस रहता है, तो सुझाव ये रहेगा आप उसमें से निकल के दूसरे वही कैटेगरी के दूसरे फंड में निवेश कर सकते हैं। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और सरिता जी का सवाल मैं लूँगी। और सरिता कुमारी का सवाल हम ले रहे हैं और इन्हें जो है 10 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है और इन्हें भी 10,000 की एसआईपी करनी है। उसे कम से कम शुरुआत करनी है। 10 साल का समय है इनके पास। इनकी उम्र 42 साल की है। आज कोई भी दर्शक हमें फ़ोन लाइन पर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए विस्तार से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन इसीलिए हम देख रहे हैं कि डिटेल्स की भी थोड़ी सी कमी है। बहरहाल समीर बताइए, 10,000 रुपये हर महीना, 10 साल और 2 करोड़ का कॉर्पस। अगर सरिता जी, पहले तो अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं अगले 10 साल के लिए, तो करीबन आप 23 लाख रुपीज तक का ही फंड इकट्ठा कर पाएंगे। हालांकि आपने अपने लिए थोड़ा अग्रेसिव टारगेट सेट किया है, 2 करोड़, वो अचीवेबल है, बट यहाँ पे आपको अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते, अगर आप इमीडिएटली बढ़ा सकते हो तो आप 86,000 रुपीज की एसआईपी करेंगे तो अचीव होगा। और इमीडिएटली आप 86,000 की नहीं कर पाते हैं तो आप 55,000 की एसआईपी अभी करें और हर साल 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे। ये दोनों ही सिनारियो में आप अपना जो आपने अपने लिए गोल सेट किया है 2 करोड़ का, वो अचीव हो जाएगा। अब आपको एसआईपी कौन से फंड में करनी चाहिए, उसके लिए पहला सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड में करें। दूसरा, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप आप अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करें। तीसरा, आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड में कर सकते हैं। और चौथा है मंदन का स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड से आप अपना
एसआईपी की सफर शुरू करें। आई एम विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। आपने जो अपने लिए टारगेट सेट किया है, आप स्टार्ट करें। धीरे-धीरे आप अपने टारगेट की तरफ पहुँच ही जाएँगे। राइट, चलिए इसी के साथ वुमेंस वेडनेसडे की हमारी इस खास पेशकश को समेट यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। हमें भी छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के उस पार हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम ज़रा संभल के, हमारी बेहद ख़ास पेशकश की। और इससे पहले बता दूं आपको कि आपका चहेता शो जो है आपके शहर आ रहा है, जयपुर, जहां पर आप अगर चाहें तो हमसे मिल सकते हैं, एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट टिप्स ले सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे रजिस्टर करने का नंबर, रजिस्टर कीजिए और हमसे मिलिए। रॉयल ललित में हम आने वाले हैं ये पूरा इवेंट लेकर। तो जयपुर में मुलाकात होगी आपसे 22 फरवरी को।